जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहू का षड्यंत्र। गहरी सोच में डूबी 28 साल की माया अपने कमरे में आराम से कुर्सी पर बैठी गहराई से अपनी जिंदगी के ताने बाने का कोई खोया हुआ सिरा खोजने में लगी हुई थी कि अचानक उसके कानों में उसकी सासू माँ राधा जी की आवाज पड़ी। माया बेटा, माया, आराम कर रही हो क्या? नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बैठी थी, माया ने उत्तर दिया। यह लो गुलाब जामुन खाओ और मुंह मीठा करो। राधा जी गुलाब जामुन का डिब्बा माया के सामने रखते हुए बोली। वह जानती थी कि उनकी प्यारी बहू माया को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। डिब्बे में से माया ने एक गुलाब जामुन उठाते हुए बोला, माँ जी, यह गुलाब जामुन किस खुशी में खिला रही हो? कहाँ से आया है यह डिब्बा? अरे, ये पिछली गली वाली मालती जी हैं, यहाँ से आया है, उनके प्यारा सा पोता हुआ है। बस इतना सुनना था कि माया के चेहरे के रंग बदल गए और आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हाथ में उठाया हुआ गुलाब जामुन उसने हाथ घुमाकर जोर से फेंक मारा, जो बड़ी ही दूर जाकर गिरा। माथे में बल डालकर वह सासू माँ पर चिल्लाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती माँ जी? यह शादी के 5 बरस भी आपकी खुद की बहू की गोद सूनी पड़ी है और आप हैं कि दूसरे के घर लल्ला आने की खुशियां मना रही हैं, मिठाइयां बांट रही हैं, गुलाब जामुन खिला रही हैं। थोड़ी बहुत शर्म है आपको या नहीं? आज के बाद आगे से मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी आप? अब निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। माया की आंखें बंद थीं और कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई जा रही थी। राधा जी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर सहम गई, मानो उनके अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माया का ऐसा रूप देखकर उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। मोती जैसे कई आंसू एक दूसरे को ढकेलते हुए उनके गालों पर गिरने लगे। अपने ही पल्लू में अपना मुंह छुपाए वह अपने कमरे में आ गई और भगवान की प्रतिमा के आगे सिर झुकाकर रोने लगी। तभी कमरे में राधा जी के पति लोकेंद्र कुमार जी प्रवेश करते हैं और राधा जी को ऐसा रोता हुआ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। राधा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या आज फिर बहू ने कुछ तुमसे कहा? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही आंख भर आई। राधा जी अपने आंसू साफ करते हुए कहती हैं। तो फिर बिना कारण तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? वे अपनी पत्नी को अपने पास बिठाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछते हैं, बताओ मुझे, कुछ ना छिपाओ। राधा जी रोते हुए अपने पति को सारी बात बताते हुए बोलती हैं, हमारी बहू की हालत क्या से क्या हो गई है। जो बहू बेटी की तरह हमारी सेवा करती थी, इतना मान सम्मान देती थी, हमारी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, आज उसी बहू ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। लोकेंद्र जी बोले, माया के बदले हुए स्वभाव का आभास तो मुझे पहले काफी समय हो चुका था, परंतु वह ऐसा बर्ताव करेगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। राधा जी पति की बात पर बोलती हैं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि माया ने ऐसा बर्ताव किया, मुझे तो दुख माया की स्थिति देखकर होता है कि काश उसकी गोद भी हरी हो जाती, हमारा घर भी बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता। पत्नी की बात का उत्तर देते हुए लोकेंद्र जी राधा जी को समझाते हुए बोलते हैं, परंतु राधा, यह सब मनुष्य के हाथ में कहाँ है, यह तो भगवान के हाथ में है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि माया को भी यह बात समझ में आ जाए कि समय से पहले और भाग्य से अधिक मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। भगवान माया को धैर्य दे। चलो, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी कुल्फी लेकर आता हूँ। वह कुल्फी लेने बाहर चले जाते हैं। लोकेंद्र जी और राधा जी के विवाह को 32 वर्ष हो चुके थे। अपने छोटे से आशियाने को बड़े स्नेह से संजोया था दोनों ने। लोकेंद्र जी एक विद्यालय में गणित के अध्यापक थे। क्या दिमाग पाया था उन्होंने! दिमाग था या कोई कैलकुलेटर या कोई कंप्यूटर। गणित के कठिन से कठिन सवाल चुटकी बजाते हल कर देते थे। यही कारण था कि लोग उन्हें चलता फिरता कैलकुलेटर कहते थे।
लोकेंद्र जी बड़े ही कड़क दृढ़ रूलों वाले व्यक्ति थे, परंतु दिल के बड़े पारदर्शी और दयालु व्यक्ति थे। उनकी दयालुता और नरम दिल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि विद्यालय से आने के बाद सप्ताह में 3 दिन गरीब बच्चों को गणित पढ़ाया करते थे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। वहीं दूसरी ओर राधा जी होम मेकर थी, शांत स्वभाव वाली महिला, जिनका मन ममता और स्नेह से भरा हुआ था। लोकेंद्र जी ने बेशक इतना रुपया ना कमाया हो, परंतु इज्जत बहुत कमाई थी। सभी लोग उनका बड़ा ही आदर सम्मान करते थे। बच्चे, जवान, कॉलोनी का हर व्यक्ति उनको देखते ही उनके पैर छूने नहीं भूलता था। लोकेंद्र जी और राधा जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा दीपक और एक बेटी सोनाक्षी। दीपक ने अपने स्वभाव में माता पिता दोनों के ही गुण पाए थे, माँ जैसी विनम्रता और पिता जैसी दयालुता। दीपक भी उसी विद्यालय में रसायन विज्ञान का अध्यापक था, जिस विद्यालय में उसके पिता पढ़ाते थे। बेटी सोनाक्षी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में पढ़ रही थी। वह बस छुट्टियों में ही घर आती थी। दीपक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। लोकेंद्र जी और राधा जी अपने दोनों बच्चों को जी जान से प्रेम करते थे, दोनों पर बड़ी ममता लुटाते थे और साथ साथ अपनी बहू माया को भी वे दोनों से अत्यधिक प्रेम करते थे। माया के आने से उनका परिवार पूरा हो चुका था। एक छोटा सा सुखी संपन्न परिवार था। उनकी बहू माया एक बहुत ही शांत स्वभाव वाली लड़की थी, स्नेह और चंचलता से भरी। जब वह बहू बनकर इस घर में आई तो घर की रौनक में उसने 4 चांद लगा दिए। वह एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी बहू और एक अच्छी भाभी भी साबित हुई। लोकेंद्र जी और राधा जी को ऐसा लगता था जैसे उनकी एक नहीं 2 बेटियां हों। उसने बहू और बेटी दोनों की भूमिका बाखूबी निभाई। वह पतिव्रता होने के साथ साथ अपने सास ससुर दोनों की बहुत सेवा करती थी। उनकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी और साथ ही साथ छोटी ननद सोनाक्षी जब भी छुट्टियों में घर आती तो उसका भी काफी अच्छे से ख्याल रखती थी। माया को हमेशा से ही बच्चों का बहुत अधिक शौक था। वे अपने मायके में भी गली मोहल्ले आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर कभी उनकी चोटी करती तो कभी उनको पास्ता बनाकर खिलाती, कभी उनके साथ खूब खेलती। जब माया के मायके में एक नन्हे मेहमान ने दस्तक दी और उसकी भाभी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, तब तो माया की खुशी का ठिकाना ही न रहा। पूरे घर में सबसे पहले उसी ने अपने नन्हे मुन्ने भतीजे को गोद में उठाया था। पूरी कॉलोनी में खुद सबके घर जाकर मिठाइयाँ बांटी थी। उसका पूरा दिन पिंकू के साथ ही बीतता था। कभी उसे नहलाती, कभी उसके कपड़े बदलती, कभी उसकी मालिश करती तो कभी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। यहाँ तक कि माया अपने भतीजे पिंकू के डायपर भी खुद ही बदलती थी और कभी कभी तो पिंकू को वह अपने पास अपने रूम में ही सुला लेती थी। यह सब देखकर उसकी भाभी कई बार उससे मजाक करती थी कि माया, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो पिंकू का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। उफ, मैं कैसे संभालूंगी इस शैतान को। फिर दोनों हंस पड़ती। कभी माया की भाभी मजाक में उसे छेड़ते हुए कहती, माया, तुमने तो माँ बनने की पूरी ट्रेनिंग अभी से ले ली है, चलो अच्छा है, अभी प्रैक्टिस हो गई। इस बात पर माया शर्मा कर अपना मुंह छुपा लेती थी, परंतु उस अभागन को क्या मालूम था कि शादी के 5 बरस बाद भी वह संतान सुख से वंचित रहेगी। इतने सालों में दीपक ने न जाने कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, परंतु भाग्य के लिखे को कौन बदल सकता था। बस यही वजह थी कि माया को उदासी ने अपनी चपेट में ले लिया था। वह घंटों अपने कमरे की लाइट ऑफ करके बैठी रहती थी। इतने शांत स्वभाव वाली माया को अब छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहने लगा था। इसी कारण बस वह अपने माता पिता समान सास ससुर पर भी भड़क जाया करती थी। आज भी जब राधा जी उसके कमरे में गुलाब जामुन लेकर आई तो यही हुआ था, बल्कि आजकल तो उसका स्वभाव किसी सुपर फास्ट ट्रेन की गति के समान बदल रहा था। आजकल उसके चेहरे के हाव भाव भी बदले बदले नजर आते थे।
शाम में वह अपने आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी कि अचानक एक बॉल उसके आंगन में आकर गिरी। उसने तुरंत बॉल अपने पल्लू में छुपा ली। पड़ोस का 8 वर्षीय सोनू अपनी बॉल वापस लेने आया और माया से बोला, आंटी आंटी, आपके घर अभी अभी मेरी बॉल गिरी थी, प्लीज मेरी बॉल दे दो ना। तभी माया बोली, यहाँ नहीं आई कोई बॉल, चलो जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। सोनू फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, नहीं नहीं आंटी, मैंने देखा था, मेरी बॉल आपके आंगन में ही आकर गिरी थी, प्लीज आंटी दे दो ना, चाची मेरी बॉल। तभी राधा जी भी माया से सोनू की बॉल देने के लिए कहती हैं, क्योंकि उन्होंने भी बॉल के आंगन में गिरते हुए देखा था। इस पर माया राधा जी पर बरस पड़ती है और कहती है, माँ जी, आपको क्या लगता है कि मैं चोर हूँ जो मैंने इसकी बॉल छुपा ली है, या आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? माया की बात सुन राधा जी चुप्पी साध लेती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद माया अचानक उठी और सोनू का हाथ कस कर पकड़ उसे आंखें दिखाते हुए डरावनी आवाज में बोली, तुझे कहा ना यहाँ नहीं गिरी तेरी बॉल, अगर अब तूने मुझे परेशान किया तो तुझे ऊपर वाले स्टोर रूम में बंद कर दूंगी, वहां जो चुड़ैल रहती है फिर वे तुझे कुत्ता बना देंगी। बोल, बनना है तुझे कुत्ता, तुझे या नहीं? नहीं नहीं आंटी, मुझे बंद मत करिएगा, वहां मुझे बहुत डर लगता है चुड़ैल से, मुझे बोल नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। माया ने सोनू को छोड़ दिया। सोनू डर के मारे तुरंत वहां से भाग गया। काफी समय से माया ऐसा ही करती थी। किसी भी बच्चे का कोई भी सामान या खिलौना उसके घर गिर जाता, या कभी कपड़े उड़ते उड़ते आस पड़ोस के किसी बच्चे का कपड़ा उसकी छत पर आ जाता, या कभी कोई मेहमान अपने बच्चे का कोई सामान जैसे दूध की बोतल या कोई खिलौना गलती से उसके घर भूल जाता, तो माया उन्हें उठा लेती और तीसरी मंजिल पर बने पीछे की तरफ बने छोटे से स्टोर रूम में एक अलमारी में रख देती। और तो और, जब भी वह अपने मायके जाती तो अपने भतीजे पिंकू का कोई न कोई सामान या खिलौना सबकी नजरों से छुपाकर अपने बैग में रख लेती और अपने घर लाकर वहीं स्टोर रूम में रख देती। लोकेंद्र जी के घर का उसूल था, रात का खाना सब लोग साथ बैठकर ही खाते थे। आज माया सबको अपने हाथों से खाना डाल रही थी, परंतु खुद कुछ भी नहीं खा रही थी। जब राधा जी ने उसको कुछ खाते हुए नहीं देखा तो पूछा, माया बेटा, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ जी, मेरा अभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, ना ही मुझे भूख लगी है, अभी जब भूख लगेगी तब खा लूंगी, अभी आप लोग खा लीजिए। माया ने सासू माँ की बात का जवाब दिया। ठीक है बेटा, राधा जी बोली। खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के करीब 12:30 बजे प्यास के कारण राधा जी की आंखें खुली। आंखें मसलते हुए पानी का जग उठाया तो देखा उसमें पानी नहीं था, तो पानी लेने किचन में गई। उन्होंने महसूस किया कि किचन में से कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। इन्होंने इधर उधर देखा पर उन्हें कोई सामान्य चीज नजर नहीं आई। राधा जी ने पानी का जग भरा और किचन की लाइट बंद की और कमरे की ओर जाने लगी, परंतु अचानक उनके कदम तब रुके जब उन्होंने देखा कि किचन के पीछे वाले कमरे की लाइट जली हुई है। जब वह लाइट बंद करने के लिए कमरे के पास गई तो उन्हें रात के सन्नाटे में कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई कुछ चबा चबा कर खा रहा हो। राधा जी पहले तो डर गईं। उन्हें लगा कहीं चोर तो घर में नहीं घुस आया, क्योंकि कमरा पीछे की तरफ था और उसका एक दरवाजा बाहर की तरफ भी बना हुआ था। धीमे धीमे कदमों से राधा जी आगे बढ़ी और दरवाजे में बने होल में झांक कर देखा, और जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह दबे पांव अपने कमरे में आ गई। उन्होंने बीच नींद में लोकेंद्र जी को जगाना जरूरी नहीं समझा। सोचा सुबह बात करती हूँ इस बारे में, परंतु काफी देर तक जो देखा उसके बारे में
सोच सोच कर उनका दिमाग खराब हो रहा था। सुबह होते ही उन्होंने कल की घटना का वर्णन अपने पति से करते हुए कहा, आपको पता है, जब रात में किचन में पानी लेने गई तो मैंने पिछले कमरे में बहू को मांस खाते हुए देखा। लाम लेने भर से भी राधा जी को उल्टी आ रही थी, क्योंकि वह लोग शुद्ध शाकाहारी थे और माया भी एकदम शाकाहारी थी। पत्नी जी, आज तारीख क्या है? लोकेंद्र जी ने राधा जी से पूछा। जी, आज तो 1 जुलाई है। अच्छा, 1 जुलाई? मुझे लगा कहीं 1 अप्रैल तो नहीं, जो तुम मुझे सुबह सुबह अप्रैल फूल बना रही हो। लोकेंद्र जी ने हंसते हुए कहा। तो राधा जी बोली, क्या आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे? आप जानते हो ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से माया को कल रात मांस खाते हुए देखा। आपको याद है, कल रात उसने खाना भी नहीं खाया था। और कल शाम जब आप मेरे लिए कुल्फी लेने गए थे, उसके कुछ देर बाद माया भी मुझसे किसी जरूरी काम का बोलकर बाहर गई थी, और फिर जब वापस आई तो उसके हाथ में एक काली थैली थी। मैंने ये सोचकर उससे कुछ नहीं पूछा कि कुछ सामान होगा, पर अब मुझे लगता है हो ना हो वो मांस ही लाई होगी। अरे राधा, हो सकता है वे सच में अपना कोई सामान लाई हो और रात में भी वह कुछ और ही खा रही हो। तुम्हें कैसे पता कि वह मांस ही था? लोकेंद्र जी ने पत्नी की बात को काटते हुए कहा। तो राधा जी ने भी कुछ और समझकर उन्होंने उस रात खुद अपनी आंखों से देखा दृश्य अपने दिमाग से निकाल दिया, यह सोचकर कि हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ। दोपहर में माया खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने गई और सोने लगी, परंतु उसकी नींद उसकी सहेली निशा के फोन से टूट गई। क्या निशा, अच्छी भली नींद खराब कर दी तूने मेरी, माया ने उबासी लेते हुए निशा से कहा। निशा बोली, जो खुशखबरी देने के लिए मैंने तुझे फोन किया है, वह खुशखबरी सुनकर तू सच में सोएगी नहीं। माया ने भी उत्सुकता से पूछा, अब बता भी दे, क्या खुशखबरी है? तुझे याद है मेरी जेठानी की भाभी, जिसके बारे में मैंने तुझे एक बार बताया था, उस बेचारी को भी शादी के 7-8 बरस बाद भी बच्चे नहीं हुए थे। किस्मत किस्मत डॉक्टर को दिखाया, क्या क्या टोटके नहीं किए उसने, पर सब बेकार। लेकिन जब उसने तांत्रिक बाबा का बताया हुआ उपाय किया तो बस, फिर 2 माह के बाद ही उसकी गोद हरी भरी हो गई। उसने डॉक्टर के सारे चेकअप भी करवा लिए, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। निशा की बात सुन माया चहक उठी और बोली, क्या सच में वह माँ बनने वाली है तांत्रिक बाबा के उपाय से? निशा ने कहा, हाँ माया, हाँ, मेरी जेठानी का अभी सुबह ही फोन आया था यह खुशखबरी सुनाने के लिए। उन्होंने ही मुझे सच बताया। मैंने तांत्रिक बाबा का पता लगा लिया है। तू भी बाबा का बताया उपाय करके देख ले। भगवान ने चाहा तो जल्द ही तेरी गोद भी भर जाएगी। नन्ना मुन्ना तेरे आंगन में खेल रहा होगा। निशा की बात सुन माया बोली, निशा, तू ही मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास ले चलना। तुझे तो पता ही है मेरी सास मुझ पर कितनी नजर रखती है, कितनी पाबंदियां लगाती है। निशा बोली, देख, तेरे साथ जाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु इस बारे में तू अपनी सासू माँ से बात क्यों नहीं करती? तेरी सास तो तुझे कितना प्रेम करती है, जान देती है तुझ पर, और फिर पोता पोती का सुख तो उन्हें भी चाहिए। आखिरकार निशा माया की बात का उत्तर देते हुए कहती है। निशा की बात सुन माया बोली, बात तो तू ठीक कह रही है, चल फिर आज रात में माँ, बाबूजी और दीपक से इस बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर माया फोन रख देती है और अब उसे इंतजार था रात का। रात में जब सब लोग खाना खाने के लिए आए तो मौका देखकर माया ने अपनी सासू माँ और बाबूजी को संबोधित करते हुए कहा, माँ, बाबूजी, वह आज मेरी सहेली निशा का फोन आया था। वह किसी तांत्रिक बाबा के उपाय के बारे में बता रही थी। उसकी जेठानी की भाभी माँ बनने वाली है, वरना वह भी मेरे तरह बच्चे की उम्मीद खो बैठी थी। क्यों ना हम भी बाबा से जाकर मिलें? माया की बात सुन दीपक तुरंत माथे पर बल डालते हुए बोला, क्या माया, तुम पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हो,
किन अंधविश्वास बाबाओं के चक्कर में पड़ रही हो तुम। दीपक की बात पर राधा जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बेटा माया, यह बाबा लोग बड़े ही पाखंडी किस्म के होते हैं। आज के युग में ऐसे पाखंडी लोगों पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। माया मन में आस लिए बोली, परंतु माँ जी, हम लोग इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, जितने जतन कर चुके हैं, अगर एक बार बाबा का बताया हुआ उपाय भी कर लेंगे तो हो सकता है हमारी मुश्किल का हल निकल जाए। माया की बात सुन लोकेंद्र जी उसे समझाते हुए बोले, बेटा वही तो हम तुझे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संतान होना या ना होना भगवान के हाथ में है। जब भगवान की कमी बड़े बड़े डॉक्टर्स साइंटिस्ट ना पूरी कर पाए तो ये पाखंडी बाबा लोग क्या करेंगे। बेटा माया, तुम चिंता मत करो, मैंने अपने एक सहयोगी से बात की है, उनकी बहू कनाडा में बच्चों की डॉक्टर है। हम लोग एक बार उनको दिखाएंगे, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम भगवान पर आस्था बनाए रखो। जब माया की बात कोई नहीं सुनता, वह मन मसोस कर रह जाती है। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगर कोई जाग रहा होता है तो वह थी माया। मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ जी और बाबूजी को तो क्या फर्क पड़ता है, उनके हैं ना दो दो बच्चे, संतान के सुख से तो वंचित मैं हूँ। और ये दीपक, यह तो मर्द है, इनको क्या पता माँ बनने की पीड़ा क्या होती है। आखिर सवाल तो सिर्फ औरत पर ही उठते हैं, सुनना तो औरत को ही पड़ता है। यहाँ कोई तेरी पीड़ा नहीं समझने वाले माया, तुझे खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। एक बार बस घर में नन्ना मुन्ना या मुन्नी आ जाए, फिर सब लोग खुश हो जाएंगे और सबसे ज्यादा तो माँ और बाबूजी खुश होंगे, जो अब मेरा इतना विरोध कर रहे हैं। यह सब सोचते हुए माया सो जाती है। अगले दिन शाम में माया सासू माँ से अपनी सहेली के यहाँ जाने का बोलकर निशा के बताए हुए पते पर निकल पड़ती है। माया कई ऑटो वाले को रोककर काली पहाड़ी तक चलने के लिए पूछती है, परंतु कोई ऑटो वाला उस पते पर जाने को तैयार न हुआ। उनका कहना था कि यह जगह कुछ सही नहीं है। कुछ देर बाद एक ऑटो वाला थोड़ा अधिक किराया लेकर वहां चलने को तैयार हो जाता है। माया ऑटो में बैठ निकल पड़ती है, परंतु ऑटो ड्राइवर बैक मिरर से बार बार माया को घूर घूर कर देख रहा था। तो माया ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, भैया आप आगे देखकर ऑटो चलाइए, यह बार बार पीछे क्या देख रहे हो। मैडम जी, वैसे आपको काली पहाड़ी में क्या काम है, ऑटो वाले ने माया से पूछा। इस पर माया झल्ला पड़ी, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, समझे। अरे मैडम, वह जगह कुछ सही नहीं है और आप मुझे अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की लगती हैं, बस इसलिए पूछ रहा था, बाकी मुझे क्या। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर चुप हो गया। माया को वह निर्धारित पते पर छोड़कर तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब माया पहुंच चुकी थी काली पहाड़ी के पास। वह जगह सच में बड़ी ही खतरनाक मालूम पड़ती थी, क्योंकि काली पहाड़ी काली शक्तियों का गढ़ है। सूर्यास्त के बाद वहां चिड़िया का बच्चा भी आता जाता नहीं था। माया डरते डरते आगे बढ़ी तो उसे एक तांत्रिक बाबा का खंडर दिखाई दिया। हवा की साएं साएं और इस दृश्य को और भी खतरनाक बना रही थी। माया को तो वह 100-200 साल पुराना खंडर देखकर ही खौफ आ रहा था। उसके मन में एक उथल पुथल सी मचने लगी कि अंदर जाए या ना जाए, परंतु ये सोचते हुए कि संतान का सुख भोगना है तो हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी। वह अंदर चली जाती है और अंदर का दृश्य तो किसी का भी हार्ट फेल कर देने वाला था। उस विशाल काया खंडर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बस इधर उधर थोड़ी बहुत मसाले जली हुई थी और मसालों की हल्की धीमी रोशनी में जगह जगह टंगी खोपड़ियां और जानवर के कटे सिर, दीवार पर लटकी जानवरों की खाल देखकर माया का पूरा शरीर डर से थर थर कांपने लगा। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। तभी नरमुंडों की माला पहने भयानक चेहरे वाला, हाथ में खोपड़ी लिए एक बाबा माया के सामने जाने आने कहां से प्रकट हो गया।
जिसको देखकर माया की चीख निकल गई और वह जोर से चिल्लाई, शांत कन्या, शांत हो जाओ, तुम्हें डरना नहीं है। अगर संतान की सुख प्राप्ति चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। बाबा ने अपना स्थान ग्रहण करते हुए कहा। बाबा की इस बात को सुन माया भौचक्की रह जाती है और बाबा से पूछती है, बाबा आपको मेरी समस्या का कैसे पता चला? कन्या, हम सब जानते हैं तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, सब कुछ, और साथ ही यह भी जानते हैं कि विवाह के 5 वर्ष बाद भी तुम संतान सुख से वंचित हो। इतना सुना था कि माया तो बाबा के पैरों में जा गिरी और बोली, बाबा आप महान हैं, आप सब जानते हैं, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने माया के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ अजीब गरीबों मंत्रों का उच्चारण करने लगे। फिर बोला, कोई बला है जो तेरी किसको को बांध रखा है, तोड़ना पड़ेगा, इस शक्ति को तोड़ना पड़ेगा। बाबा की बात सुन माया डरते डरते बाबा से पूछती है, बाबा मेरी मदद कीजिए, कोई उपाय बताइए। बाबा माया को एक काला धागा देते हुए कहते हैं, ये ले कन्या, इसे सुबह के 6 बजे से संध्या के 6 बजे तक, यानी सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक तुझे अपनी पीठ पर बांधना है और यो मंत्र बताऊं, उस हर रात को अपने पति को सोने के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर 1000 बार उच्चारण करना है। इसी मंत्र से वह काली शक्ति कमजोर पड़ेगी, इसी से तेरी समस्या हल होगी। माया ने कहा, बाबा क्या इतना करने से मेरी गोद हरी भरी हो जाएगी? बाबा दहाड़ते हुए बोला, नहीं कन्या, यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है, समय लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। धीरे धीरे उस शक्ति को तोड़ना होगा। तुझे महाशिवरात्रि की रात तक प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक इस मंत्र का जाप और जैसा मैं कहूँ वैसा करती जा कन्या। माया बाबा का धागा लेकर वापस घर आ जाती है और अब प्रतिदिन वह धागा अपनी पीठ पर बांधती है और प्रतिदिन दीपक को नींद की गोली दूध में डालकर देती है। उसके सिर पर हाथ रखकर मंत्र का उच्चारण भी करती है। एक रात लोकेन जी नींद से जागते हैं और वॉशरूम जाने के लिए बाहर आंगन में आते हैं तो उन्हें बहू के कमरे से आती आवाज सुनाई पड़ती है। वह दबे पांव बहू के कमरे की तरफ जाते हैं और दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। सुनाई पड़ता है कि बहू अजीब से मंत्रों का जाप कर रही थी। वह चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं, परंतु वह गणित के तेज दिमाग वाले अध्यापक थे। बहू की हरकत देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि जरूर बहू उस पाखंडी के चक्कर में फंस चुकी है। कुछ सोच विचार करते हुए लोकेंद्र जी सो जाते हैं। सुबह होते ही लोकेंद्र जी राधा जी को सारी बात बताते हुए बोलते हैं, राधा, उस दिन मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया था, परंतु कल रात का दृश्य देखकर तो मुझे भी विश्वास हो चला है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। राधा जी बोलती हैं, हाँ जी, मैं तो आपसे पहले ही कहती थी। मैंने तो उस दिन बहू को मांस खाते हुए देखा था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। परंतु राधा, इससे पहले कि हमारी बहू हमें और कोई भारी नुकसान उठाए, हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लोकेंद्र जी ने पत्नी पत्नी राधा जी से कहा, ठीक कहते हो आप, चलिए अभी आप नाश्ता कर लीजिए, वरना आपको कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, अभी आप आराम से कॉलेज जाइए। इतना कहकर राधा जी नाश्ता बनाने किचन में चली जाती हैं। तभी दीपक किचन में आकर माँ से पूछता है, माँ नाश्ता बन गया क्या? राधा जी, हाँ बेटा, बस बन गया, तैयार है। फिर दीपक कहता है, अच्छा माँ, आज मैं थोड़ा देर से घर आऊँगा। पता नहीं क्यों माँ, कुछ दिन से मेरे सिर में तेज दर्द है। सुबह उठता हूँ तो सिर भारी भारी सा लगता है, ऐसा लगता है मानो सिर में कोई हथौड़े मार रहा हो। इसलिए मैं कॉलेज के बाद डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा। राधा जी, ठीक है बेटा, तुम डॉक्टर को दिखाकर दवा ले लेना। बाबा का बताया उपाय कई दिन करने के बाद आज फिर बहाना करके माया बाबा के पास जाती है और बोलती है, बाबा जितना आपने बोला था उतना मैंने सफलतापूर्वक किया,
अब बताइए बाबा, आगे क्या करना है? बाबा दहाड़ते हुए बोलता है, बलि बलि देनी होगी तुझे, एक सुहागन की बलि। इतना सुनते ही माया चौंक उठती है। बाबा, बलि? यह आप क्या कह रहे हैं? यह तो हत्या होगी, यह तो पाप होगा बाबा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। बाबा, कृपा आप कोई और उपाय बताइए। माया की बात सुनकर बाबा भड़क उठते हैं। कन्या, हमें पाप पुण्य का पाठ न पढ़ाओ। हम सब जानते हैं तेरे ऊपर जो साया है वो तुझे बलि देनी ही होगी, वरना वह काली शक्ति तुझे भी जलाकर भस्म कर देगी। माया बोली, बाबा, क्या बलि देने के बाद सच में मैं माँ बन जाऊंगी? कन्या, तू हम पर शक करती है? माया, नहीं बाबा नहीं, आप बताइए किसकी बलि देनी होगी और कब? आने वाली महाशिवरात्रि की रात को सुहागन की बलि देनी होगी। परंतु बाबा, सुहागन किस उम्र में हो? बाबा बोले, कोई भी उम्र की हो, बस सुहागन हो, समझी कन्या? परंतु बलि से पहले तुझे खुद को तैयार करना होगा। उसके लिए जो उपाय मैं बताऊं वह कर कन्या। माया घर जाती है, परंतु उसके दिमाग में बस एक ही सवाल टिक टिक कर रहा था, बलि बलि बलि। यह तो बाबा ने बड़ा सख्त उपाय बता दिया। अब मैं एक सुहागन कहाँ से लाऊं बलि के लिए? तभी उसके दिमाग में उसकी सासू माँ की छवि उभरी। माया ने सोचा, सासू माँ के वैसे भी कितने दिन बचे हैं इस संसार में, मैं क्यों ना उनकी ही बलि दे दूं। आखिरकार मैं उन्हीं के परिवार का वंश आगे बढ़ा रही हूँ। अब वह आपको अपने आप को बाबा के बताए उपाय के अनुसार बलि के लिए तैयार करती है। आज लोकेंद्र जी वॉशरूम जाने के लिए उठे। वह कमरे से बाहर वापस आ ही रहे थे कि अचानक उनके कदम तीसरे माले के स्टोर रूम की लाइट जली होने के कारण रुक गए। आज वह फटाफट अपने कमरे में गए और राधा जी को भी उठाया और बोले, राधा, आज स्टोर रूम की लाइट ऑन है, मुझे शक है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर खिड़की से चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों अपनी चीखें रोकने के लिए अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेते हैं। स्टोर रूम के दृश्य ने दोनों को डरा कर रख दिया। माया काले कपड़ों में, खुले बालों के साथ, माथे पर लंबा सा टीका लगाए हुए एक घेरे के अंदर बैठी हुई थी। उसके बीचों बीच एक मटके में आग जल रही थी और पास में कंकालों की खोपड़ियां और ना जाने क्या क्या अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी और माया आंखें बंद करके किसी मंत्र का जाप करने में लगी हुई थी। लोकेंद्र जी और राधा जी ने बड़ी ही चालाकी से बिना कोई शोर किए यह सारा दृश्य अपने फोन में वीडियो के रूप में कैद कर लिया और दोनों दबे पांव अपने कमरे में आ गए। लोकेंद्र जी बोले, ना जाने संतान के मुंह में माया को क्या करना दिया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, यह हमारी बहू माया ही है। राधा जी भी बोलती हैं, मुझे तो बहुत बड़ा डर लग रहा है, यह माया आखिर क्या कर रही थी। अब हम क्या करें जी, कैसे उसे यह सब करने से रोकें। राधा, मुझे लगता है कि हमें ये वीडियो सबसे पहले माया के माँ पिताजी को दिखाना चाहिए। वे लोग भी तो शिक्षित और समझदार हैं, माया की इन सब हरकतों का आवश्यक ही विरोध करेंगे। लोकेंद्र जी राधा जी की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं। उनकी बात सुन राधा जी बोलती हैं, परंतु ऐसी बातें फोन पर नहीं हो सकती, हमें चलकर उनसे बात करनी पड़ेगी और मिलकर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अगली सुबह दोनों माया से कहते हैं, बेटा माया, हम कल तुम्हारे मायके जा रहे हैं, एक दिन के लिए ही जाएंगे, तुम अपना और दीपक का ख्याल रखना। लोकेंद्र जी ने माया को कहा तो माया के चेहरे पर मुस्कान ने पहरा डाल दिया। चलो, एक दिन के लिए ही सही, कम से कम मुझे आजादी तो मिलेगी, मैं अपने कार्य अच्छे से तो कर सकूंगी, माया ने अपने मन में सोच लिया। अगली सुबह लोकेंद्र जी और राधा जी अपने समधी जी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब माया के मायके में पहुंचते हैं तो माया के माता पिताजी अचानक उनको अपने सामने घर देखकर खुशी भी हो जाते हैं और आश्चर्यचकित भी। अरे वाह भाई साहब वाह,
क्या बात है, आज हमारे द्वार पर समधी जी पधारे हैं। पिताजी मुस्कान भरे चेहरे से कहते हैं, हाँ भाई, बस मिलने का मन हो रहा था तो चले आए। लोकेंद्र जी ने सोफे पर बैठते हुए उत्तर दिया। माया की माता जी जल्दी से नाश्ता और चाय लेकर आई। राधा जी को चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, क्या बात है राधा बहन, सब कुशल मंगल तो है ना? ऐसे अचानक? राधा जी कहती है, हाँ कुशल मंगल भी है और नहीं भी। क्या बात कर रही हो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माया ठीक तो है ना? माया की माँ ने घबराते हुए पूछा तो लोकेंद्र जी बोले, नहीं, माया ठीक नहीं है। इतना सुन माया के माता पिता चौंकते हुए खड़े होते हैं। अरे भाई जी, भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, माया ठीक है, बस कुछ दिनों से उसके सिर पर भूत सवार हो गया है। लेकिन किस बात का भूत सवार, आप लोग खुद देख लीजिए। लोकेंद्र जी ने माया का बनाया हुआ वीडियो फोन पर चलाकर सबके सामने रख दिया। माया का पागलपन देख उसके माता पिता बहुत छक्के रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह माया है। वे गौर से माया की वीडियो देखते रहे। वीडियो पूरी होने पर बोले, यह सब क्या है? फिर लोकेंद्र जी और राधा जी ने माया की A to Z कहानी बता दी। माया के माता पिता सिर पकड़कर बैठ गए। क्या हमारी बेटी है? मोहनदास जी गायत्री जी की ओर देखकर बोले। गायत्री जी भी कहने लगी कि हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि माया यह सब कैसे कर रही है। ऐसे तो संस्कार नहीं दिए थे हमने अपनी बेटी को। गायत्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा जी उन्हें तसल्ली देते हुए कहती हैं कि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था माया के पागलपन का। लोकेंद्र जी बोलते हैं कि हम आपको परेशान करना नहीं चाहते थे, लेकिन यह बात छुपाने वाली भी नहीं तो थी। इसमें माया की जान को भी नुकसान हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक किया लोकेंद्र जी, जो आप हमें बताने चले आए। लेकिन इसका उपाय क्या है? अब इसे इस भ्रम जाल से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? मोहनदास जी ने विचार पूर्वक पूछा तो लोकेंद्र जी बोले कि हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा हमारी बच्ची को बचाने के लिए। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने इसका एक तोड़ निकाल लिया है। लेकिन क्या? मोहनदास जी और गायत्री जी एक साथ बोले। लोकेंद्र जी ने अपना सारा प्लान मोहनदास जी और गायत्री जी को बता दिया तो दोनों बोले कि हम आपके साथ हैं। आप जो भी करोगे उसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। लोकेंद्र जी बोले, ठीक है, हम सुबह निकल जाएंगे जिस टाइम माया सोती रहती है। एक दिन और एक रात माया के घर गुजार लेने के बाद अगली सुबह लोकेंद्र जी के घर आ जाते हैं। दीपक माया को सोता देख खुद नाश्ता पानी लेकर कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। माया के माता पिता चुपके से घर के अंदर आकर गेस्ट रूम में चले जाते हैं, जो कि किसी गेस्ट के आने पर ही खुलता था। उनका खाना पीना सब कुछ लोकेंद्र जी और राधा जी उन्हें वहीं देकर आ जाते थे। माया को अपने माता पिता की भनक तक न लगी कि वह इसी घर में है, क्योंकि वह आजकल वैसे भी अपने ही अधेड़ बुन में लगी हुई थी। जब दीपक आया तो उसके पिताजी ने उसे कमरे में बुलाया और माया की वही वीडियो दिखा दी। दीपक भी माया को देख अचंभित रह गया। गुस्से से लाल माया के पास जाने लगा तो राधा जी ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया और दोनों माता पिता उसे ऊपर स्टोर रूम में ले गए। उसने अपने सास ससुर को स्टोर रूम में देखा तो उसके होश उड़ गए। इससे पहले वे कुछ और बोल पाता, उसके पिताजी ने उसे सब समझा दिया। तब उसे समझ में आ गया कि रात में मुझे माया दूध में नींद की गोली देती थी। वह सब प्लान समझ जाता है, तभी वह मुझसे बात नहीं करती थी। उसका पूरा फोकस अपनी गतिविधियों पर था। खाना दीपक की माँ दीपक को खिला देती थी, लेकिन दूध देने का काम माया ही खुद करती थी। आज माया ने अपने सास ससुर को भी दूध दिया था, जो कि माया के कमरे से बाहर जाते ही राधा जी किचन में जाकर उसे फेंक आई। माया दीपक के लिए भी दूध लेकर गई थी, तो दीपक ने दूध का गिलास पकड़ा और फोन के बहाने
दूध भी बाहर लेकर आ गया और उसे गमले में डाल दिया। दीपक माया से बहुत प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर माया को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वह भी अपने माता पिता के साथ उस प्लान का हिस्सा बन गया और वापस अपने कमरे में आकर सोने का नाटक करने लगा। उसको सोता देख माया ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। घर के पीछे छोटा सा गार्डन था जिसमें जाकर फोन पर बात करने लगी। दीपक और उसके माता पिता, माया के माता पिता सब एक दीवार से सटकर माया की बातें सुनने लगे। बाबा, आज हमारी गतिविधियों का आखिरी दिन है। बाबा, आज महाशिवरात्रि की रात है और बलि के लिए मुर्गा भी तैयार है। लेकिन बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बलि देने के बाद मुझे संतान सुख की प्राप्ति आवश्यक हो जाएगी ना। उधर से बाबा ने फोन पर माया को अपनी बातों में फंसा लिया। ठीक है बाबा, आप अपने शिष्य को भेज देना। बस थोड़ी देर में मैं अपनी सास को बाहर लेकर आऊंगी। माया की बातें सुनकर गायत्री जी और राधा जी की चीख निकलने लगी। तुरंत उनके पतियों ने उनके मुंह पर हाथ रख लिया और उन्हें जल्दी से अपने साथ घर में अंदर घुसा कर ले गए। माया के आने से पहले ही उसकी माँ और उसकी सास ने अपनी अपनी जगह बदल ली। राधा जी स्टोर रूम में और गायत्री जी राधा जी की जगह तिरछी होकर लेट गई। माया ने भी अपने प्लान के मुताबिक सबको नींद की गोली दी हुई थी। उसने फिर एक बार दीपक को कमरे में जाकर देखा। दीपक जल्दी से जाकर अपनी जगह सोने का नाटक करने लगा। दीपक को सोता देख उसे तसल्ली हो गई। वह अपने पागलपन में धुत अपने काम को अंजाम दे रही थी। उसने अंधेरे में अपनी माँ को उठाया और अपने साथ किसी तरह बाहर ले गई, जहाँ बाबा का शिष्य उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर गायत्री जी को ऑटो में बिठाया, जो ऑटो तांत्रिक का खुद का था। गायत्री जी बहुत साहस वाली महिला थी। वह अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ऑटो के निकलते ही पीछे से लोकेंद्र जी और मोहनदास जी और राधा जी अपनी गाड़ी से ऑटो के पीछे निकल पड़ते हैं। वहीं दीपक तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही माया और शिष्य गायत्री जी को खंडर के सामने ले जाकर बिठा देते हैं तो तांत्रिक बड़ा ही खुश हो जाता है। वो माया की बड़ी प्रशंसा करता है और माया को बलि देने के लिए उत्साहित करता है। माया बहुत घबराई हुई थी। वह डरी सहमी थी, लेकिन उसके सिर पर भूत सवार था तो एक पल में अपने मन को समझा लेती थी। तांत्रिक माया के हाथ में चाकू देकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। माया के हाथ थर थर कांप रहे थे। उसके हृदय की गति घोड़े की तेज रफ्तार भांति दौड़ रही थी। वही गायत्री जी भी गर्दन झुकाए बैठी डर रही थी। माया का मन कहता है यह पाप है, दिमाग कहता है संतान सुख बलि देकर ही प्राप्त होता है। उसकी उलझन देख तांत्रिक उसे और उकसाने लगा। तेज तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने लगा, जिससे माया और अधिक उत्साहित हो उठी। माया जैसे ही चाकू गायत्री जी की गर्दन पर लेकर आई, तभी मसाल की रोशनी से उसको अपनी माँ का चेहरा दिख गया। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबके पसीने छूट गए। उसके मुंह से निकला, माँ। गायत्री जी ने माया को एक जोरदार तमाचा डर डाला तो तांत्रिक भी चौंक उठा और माया के हाथ में चाकू नीचे गिरा देख क्रोधित हो उठा। उसने कहा, ए कन्या, इस चाकू को उठा और बार कर। समय निकलता जा रहा है। आज बलि नहीं दी तो कभी नहीं दे पाएगी और उम्र भर संतान सुख से वंचित रहेगी। नहीं, मैं बलि नहीं दूंगी। यह मेरी माँ है। तांत्रिक और अधिक क्रोधित हो उठा। तुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यह कौन है, सास है या माँ है। चाहे सास हो या माँ हो, तुझे बलि देनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी बलि। तांत्रिक ने क्रोध में आकर जैसे ही नीचे से चाकू उठाया, गायत्री जी की गर्दन पर वार करने ही वाला था, परंतु लोकेंद्र जी और मोहनदास जी, राधा जी सब वहां पहुंच जाते हैं। तांत्रिक के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है।
उसे और उसके शिष्य को पुलिस हिरासत में ले लेती है। इधर गायत्री जी फिर से एक तमाचा माया को जड़ देती हैं और एक तमाचा मोहनदास जी भी माया को जड़ देते हैं। यह दिन देखने के लिए तुझे जन्म दिया था हमने, तूने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। मोहनदास जी बोले तो गायत्री जी बोली कि एक बच्चे की ख्वाहिश में तू इतना गिर जाएगी, हमने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माया अपने सास ससुर के चरणों में गिर जाती है और जोर जोर से रोकर माफी मांगने लगती है। तू कैसी अपनी सास की बलि चढ़ाने वाली थी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू हमारी ही बेटी है। काश कि तू पैदा होते ही मर गई होती। अगर हमें ये सब कुछ समय पर पता न चलता तो आज राधा जी अपनी देवी समान सास को तू खा गई होती। गायत्री जी रो रो कर गुस्से से बोले जा रही थी। दीपक भी एक तरफ खड़ा सारा नजारा देख रहा था। मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए। राधा जी और लोकेंद्र जी माया को अपने चरणों से उठाते हैं। बेटा, जैसे तुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, वैसे हमें भी तो पोता पोती का सुख से वंचित हैं। यह तो सब भगवान की देन है। राधा जी ने बड़े प्यार भरे स्वर में बोला तो लोकेंद्र जी बोले, अब तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो ना इस पाखंडी बाबा की सच्चाई। हमने तुम्हें मना किया, फिर भी तुम नहीं मानी। आज मैंने सही समय पर सही निर्णय ना लिया होता तो मैं अपनी पत्नी को खो चुका होता और तुम्हें जेल हो जाती। तुम्हारे एक गलत कदम से हमारा घर बर्बाद हो जाता। माँ, बाबूजी, आज मैं खुद की नजरों में गिर गई हूँ। मैंने ऐसा पाप किया है जिसकी माफी नहीं है। मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि यह भी नहीं देख पाई कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए, मैंने सब मिट्टी में मिला दिए। मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ, किसी के भी नहीं। माया बहुत रो रही थी। राधा जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटा, अब चुप हो जाओ। बच्चे नादानी में ना जाने कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं, तो बड़ों का फर्ज होता है उन्हें सही राह पर लाना। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है। माया अपने माता पिता से भी माफी मांगती है। सब घर जाते हैं। उसके माता पिता उसे माफ तो कर देते हैं, लेकिन उससे दूरी बना लेते हैं। कहते हैं इसके लिए यही सजा है, अब जब हम इससे दूर रहेंगे। माया बहुत रोती है, लेकिन मोहनदास जी और गायत्री जी अपने फैसले पर अटल रहते हैं। उधर पुलिस उस ढोंगी से सब उगलवा लेती है तो पता चलता है वह सुहागन की बलि देकर उनका रक्त काली शक्तियों के शैतान के चरणों में चढ़ाकर काली शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। माया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह ना तो खुद से और ना ही किसी और से नजरें मिला पा रही थी। राधा जी और लोकेंद्र जी ने एक छोटी बच्ची गोद लेने का निर्णय लिया। वह अनाथ आश्रम से 3 माह की बच्ची गोद ले आते हैं, जिसे देख माया बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है। माया उसका नाम रोशनी रखती है और अब वह पूरा दिन रोशनी के कार्य में व्यस्त रहती है। उनका घर रोशनी की किलकारियों से गूंज उठा था। माया रोशनी को इतना प्यार करती थी कि कोई सगी माँ भी ना कर सके। फिर पूरे 1 साल बाद भगवान ने माया की माँ बनने की इच्छा को भी पूरा कर दिया। जब पता चला माया माँ बनने वाली है तो माया जिद पर अड़ गई। उसके माता पिता भी उसकी इस खुशी में शामिल हो गए। 9 माह बाद उसने एक प्यारे से लल्ला को जन्म दिया, जिसका नाम उसके दादाजी ने वंश रखा। अब माया की गोद में 2 बच्चे थे। उसकी गोद में लल्ला आने के बाद भी माया ने रोशनी के प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखी। पहले रोशनी, बाद में वंश। अब लोकेंद्र जी और राधा जी अपने परिवार को देख गदगद हो उठे थे। उन्होंने घर में पूजा अर्चना करवाई और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? तभी तो कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। देर जरूर होती है पर अंधेर नहीं होती। कभी भी किसी भी वजह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। ये हमेशा घर को बर्बाद करते हैं। और बच्चा होना ना होना ये सब भगवान की देन है, किसी तांत्रिक बाबा की नहीं। कहानी पसंद आई हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।